एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बंदकुई। कल हम बात कर रहे थे प्रेशर ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे कि दबाव समूह क्या है, उनकी मीनिंग डेफिनेशन। आज हम देखेंगे राजनीतिक दल और दबाव समूह क्या है। राजनीतिक दल दबाव गुट दोनों ही सामान्यतः संवैधानिक तौर पर संविधान और शासन द्वारा स्थापित विभिन्न संस्थाओं के प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। दोनों राजनीतिक प्रक्रिया के सुदृढ़ अंग है जो शासन की नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल और दबाव गुट यद्यपि कुछ बातों में समान हैं, किंतु उसमें भिन्नताएं भी इतनी महत्वपूर्ण हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है शासन सत्ता के प्रसंग में अंतर। तो राजनीतिक दल का सर्वप्रमुख और घोषित उद्देश्य शासन सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना है और ये चुनाव में उम्मीदवार खड़े करते हैं और उन्हें विजय बनाने का प्रयत्न करते हैं। यदि संभव हो तो शासन सत्ता प्राप्त कर सार्वजनिक नीतियों को स्वयं निर्धारित और कार्यान्वित करते हैं, लेकिन दबाव समूह शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। वे तो विधेयकों, निर्वाचित पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों पर दबाव डाल करके सार्वजनिक नीति और शासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल स्वयं अपने लिए सत्ता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन दबाव समूह औपचारिक रूप से शासन से बाहर रहकर शासन को प्रभावित करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। दूसरा जो है उद्देश्य और कार्यक्रम अंतर। राजनीतिक दल का संबंध राष्ट्रीय हित की सभी समस्याओं और प्रश्नों से होता है और ये स्वाभाविक रूप से उसका बहुत अधिक व्यापक कार्यक्रम होता है, किंतु प्रेशर ग्रुप जो है दबाव समूह एक विशेष वर्ग के हितों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके द्वारा वर्ग विशेष के हितों से संबंधित समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और निसंदेह रूप से दबाव समूह का कार्यक्रम अपेक्षाकृत सीमित और संकुचित होता है। तीसरा जो अंतर है स्वरूप संबंधी अंतर। विचारधारा कार्यक्रम की दृष्टि से दबाव समूह राजनीतिक दल की तुलना में अधिक संयुक्त और सजातीय समूह होते हैं। दबाव समूह उन्हीं व्यक्तियों का समूह होता है जिनके विशेष विषय या मसले के संबंध में समान हित और समान रुचि होती है। विचारों की संगति दबाव समूह को एकता और सजातीयता प्रदान करती है और राजनीतिक दृष्टि से प्रभावी बनाती है, लेकिन राजनीतिक दल व्यापक सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर आधारित होते हैं। इसी उद्देश्य और कार्य बहुरूपी होते हैं। उनमें उस सीमा तक सजातीयता एकता की स्थिति नहीं होती जो दबाव समूह में देखी जाती है। आकार और सदस्यता की दृष्टि से अंतर। राजनीतिक दल बहुत बड़े संगठन होते हैं जो लाखों भारत, अमेरिका आदि देशों में करोड़ों मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, किंतु जो प्रेशर ग्रुप है दबाव समूह है आकार और सदस्यता की दृष्टि से छोटे होते हैं। सदस्यता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अंतर ये भी है कि दबाव समूह की सदस्यता परस्पर व्यापी होती है। एक व्यक्ति एक ही समय पर अपने विविध हितों के आधार पर अनेक दबाव समूहों की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति एक साथ जातिगत समूह हो सकता है, उपभोक्ता संघ हो सकता है, मोहल्ला संघ हो सकता है, श्रमिक संघ हो सकता है, मजदूर हो सकता है, कर्मचारी संगठन का सदस्य आदि का सदस्य बन सकता है। दबाव समूह के सदस्यों को अपने समूह के प्रति भक्ति विभाजित होती है और ये जो डील संगठन होते हैं सदस्यों की स्वतंत्रता बनी रहती है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति एक समय पर एक ही दल का सदस्य हो सकता है और राजनीतिक दल सुदृढ़ संगठन होते हैं और दल के प्रति सदस्य की भक्ति एकाग्र होती है। पांचवा जो महत्वपूर्ण जो अंतर है वो संगठन संबंधी अंतर है। राजनीतिक दल अनिवार्यता औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, किंतु दबाव समूह औपचारिक रूप से संगठित असंगठित दोनों ही स्थिति में हो सकते हैं। अनेक बार शक्तिशाली दबाव समूह भी औपचारिक रूप से असंगठित स्थिति में होते हैं। छठा जो है शासन संबंधी अंतर। राजनीतिक दलों से अपेक्षा की जाती है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल संवैधानिक साधनों को ही अपनाएंगे, लेकिन दबाव समूह के द्वारा आवश्यकता अनुसार संवैधानिक और असंवैधानिक सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। वस्तुतः दबाव समूह में सबसे अधिक घनिष्ठ और उलझे हुए संबंध यदि किसी संगठन में होते हैं तो निश्चित रूप से निस्संदेह रूप से राजनीतिक दल है। संवैधानिक स्तर पर राजनीतिक दल और दबाव गुट में भले ही भेद किया जाता हो और राजनीतिक स्तर पर परस्पर पूरक संगठन है। राजनीतिक दल अपने लिए अधिकाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने के उद्देश्य से श्रमिक, युवक, नारी और दलित आदि सभी वर्गीय संगठनों में रुचि लेते हैं। परोक्षी नहीं, परोक्षी सही, लेकिन इन वर्गीय संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्गीय संगठन इस बात से परिचित होते हैं कि उनके उद्देश्य की पूर्ति में राजनीतिक दल बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं और वो राजनीतिक दल के कार्य संचालन में पूरी रुचि रखते हैं। राजनीतिक दल की नीति और कार्य संचालन को प्रभावित करने की पूरी चेष्टा करते हैं। एक विशेष दबाव समूह कभी तो अनिवार्य रूप से किसी एक राजनीतिक दल के साथ बन जाता है, कभी उसके द्वारा राजनीतिक दलों के प्रति अस्थिर और बदलती हुई वफादारियों की नीति अपनाई जाती है, अर्थात अपने हितों के आधार पर एक विशेष मुद्दे एक समय पर एक राजनीतिक दल
अन्य मुद्दे समय पर दूसरे राजनीतिक दल को समर्थन देने की नीति अपनाते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल के आपसी संबंधों का एक पक्ष ये भी है कि कभी तो दबाव समूह राजनीतिक दल को जन्म देते हैं और अनेक बार राजनीतिक दल दबाव समूह के गठन में पहल करते हैं। ब्रिटेन के श्रमिक दल का निर्माण उसके श्रमिक संगठनों में के संयुक्त संघ के रूप में हुआ। भारत के स्वतंत्र दल को जन्म देने में उद्योगपतियों के एक दबाव समूह फर्म्स ऑफ फ्री एंटरप्राइज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरी ओर राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त करने हेतु दबाव समूह की स्थापना में पहल करते हैं। भारत के प्रमुख श्रमिक संघों एटक, सीटू, भारतीय मजदूर संघ आदि की स्थापना विविध राजनीतिक दलों की प्रेरणा और पहल से हुई है। दबाव समूह के आधार पर निर्मित जब तक अपने लिए स्वतंत्र आधार नहीं खोज लेते, यह यूँ कहे प्रेरक दबाव समूह पर निर्भर नहीं रहते, ये स्थिति राजनीतिक दल की शक्ति और प्रभाव दोनों के आधार पर राजनीतिक दल पर निर्भर करती है। ऐसे दबाव समूह पर विशेष राजनीतिक दल का बिल्ला लग जाता है और उनकी स्थिति आश्रित संगठन जैसी हो जाती है और व्यवहार में ऐसे दबाव समूह अपने वर्गीय हितों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते और निस्संदेह रूप से राजनीतिक दल की एक श्रेणी विशेष के दबाव समूह पर निर्भरता, ये दबाव समूह के एक ही राजनीतिक दल पर निर्भरता उचित स्थितियाँ नहीं हैं। ये स्थितियाँ राजनीतिक दल और दबाव समूह की प्रभावशीलता पर विपरीत प्रभाव डालती है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के परस्पर संबंध तो होगा ही, लेकिन अपने स्वस्थ विकास के हित में एक ही श्रेणी के दबाव समूह या एक ही राजनीतिक दल पर निर्भरता की स्थिति से बचना चाहिए। और भारत अनेक विकासशील देशों में दबाव समूह के संबंध में विशेष रूप से स्थिति विद्यमान है कि उनके स्वस्थ विकास में बाधक बन रही है। अब देखेंगे हम दबाव समूह का वर्गीकरण। दबाव समूह का वर्गीकरण किसी एक नहीं वरन अनेक आधार पर किया जाता है। इस कारण उनका वर्गीकरण एक कठिन कार्य हो गया और सामान्य रूप से वर्गीकरण समूह के लक्ष्य, उनके संगठन की प्रकृति, उनके अस्तित्व की अवधि और कार्यक्षेत्र आदि के आधार पर किया जाता है। लक्ष्यों की दृष्टि से दबाव समूह स्वार्थी, लोकार्थी इन दो श्रेणियों में रखे जा सकते हैं। श्रमिक संघ है, व्यापारिक संघ है, वर्ग विशेष के हितों की साधना है, उन्हें स्वार्थी समूह कहा जाता है। दूसरी ओर गौ सेवा संघ है, भारत सेवक समाज, नारी कल्याण संघ है, लोकार्थी समूह। संगठन दृष्टि से समूह के दो भेद बताए गए, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक समूह वो होते हैं जिनमें संगठन का कोई विधान या निश्चित कार्य प्रणाली होती है। विधान और निश्चित कार्य प्रणाली से रहित समूह अनौपचारिक समूह कहते हैं। अस्तित्व की अवधि की दृष्टि से अल्पकालिक समूह और दीर्घकालिक समूह होते हैं। इसी प्रकार कार्यक्षेत्र के आधार पर जो समूह अत्यंत सीमित रूप से कार्य करते हैं उन्हें स्थानीय, जिनका क्षेत्र अखिल देशीय होता है उन्हें देशव्यापी समूह कहते हैं। वर्तमान काल में राजनीति विज्ञान कुछ विद्वानों द्वारा दबाव समूह के वर्गीकरण का प्रयत्न किया गया। दो है, प्रथम ब्लॉन्डेल का वर्गीकरण, द्वितीय आमंड का वर्गीकरण। ब्लॉन्डेल जो है दबाव समूह का वर्गीकरण उनके निर्माण के प्रेरक तत्वों का आधार पर किया। प्रमुख रूप से दो प्रकार के दबाव समूह होते हैं। प्रथम सामुदायिक दबाव समूह, जो द्वितीय संघात्मक दबाव समूह है। वो समूह जिनकी स्थापना के मूल में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध होते हैं सामुदायिक दबाव समूह कहे जाते हैं। और वो समूह जिनकी स्थापना के पीछे किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति प्रेरक तत्व होता है वो संघात्मक समूह कहते हैं। ब्लॉन्डेल ने इनमें प्रत्येक को पुनः दो रूपों में विभाजित किया। सामुदायिक समूह जो के दो रूप है, प्रथम रूढ़िगत, द्वितीय संस्थागत। इस प्रकार संघात्मक समूह के दो रूप हैं, प्रथम संरक्षणात्मक, द्वितीय उत्थानात्मक। आमंड ने समूह के हित समूह का नाम देते उनकी चारित्रिक विशेषताओं को उनके वर्गीकरण का आधार बताया। चार प्रकार के होते हैं, संस्थात्मक, असंघात्मक और प्रदर्शनात्मक या अनियमित, और चौथा जो है संघात्मक। ब्लॉन्डेल और आमंड के वर्गीकरण अन्य बातों के आधार पर दबाव समूह में निम्न चार भागों में वर्गीकृत किए गए। पहला है संस्थानात्मक दबाव समूह। संस्थानात्मक दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, सेना, नौकरशाही इत्यादि में सक्रिय रहते हैं। इन्हें औपचारिक संगठन होते हैं। ये स्वायत्त रूप में क्रियाशील होते हैं और विभिन्न संस्थाओं में छत्रछाया में पोषित होते हैं। ये समूह अपने हितों के अभिव्यक्ति के साथ साथ अन्य सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा समुदायात्मक दबाव समूह। समुदायात्मक दबाव समूह हितों के अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं। तीसरा असमुदायात्मक दबाव समूह, वो दबाव समूह जो धर्म, जाति आधार पर आधारित गठित होते हैं, उन्हें असमुदायात्मक। चौथा और लास्ट है प्रदर्शनकारी अनियमित दबाव समूह। प्रदर्शनकारी समूह जो अपनी मांगों को लेकर के गैर संवैधानिक उपायों को प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारी विरोध, प्रत्यक्ष कार्रवाई का मार्ग अपनाते हैं। धन्यवाद। अब हम